2015 के स्टार्ट में सलमान खान स्टारर फिल्म बजरंगी भाईजान का बहुत ज्यादा ही हाइप था। लोग सलमान खान की मूवी के लिए एक्साइटेड थे। या तब होते थे, लेकिन उससे ज्यादा लोग एक्साइटेड थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखने के लिए, क्योंकि वो एक और खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे और उनके रोल ने पूरे देश को सरप्राइज किया, क्योंकि उन्होंने मूवी में अपना कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लिया था एक रियल लाइफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कॉल्ड चांद नवाब, जो वायरल हुए थे अपने इस क्लिप के लिए। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब सामने देखो, जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रिक्रिएट किया था फिल्म बजरंगी भाईजान में। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब बगला देखो, देख सामने देखो। और ऐसे कई इंडियन फिल्म्स है जिसकी स्टोरी तो फिक्शनल है या फिर इंस्पायर्ड है और उनमें प्ले किए गए कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो मैं योगी बात करूंगा अबाउट सम बॉलीवुड कैरेक्टर्स which are based on real people। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। 2004 में आशुतोष गोवारिकर ने शाहरुख खान को लेके बनाई द एवरग्रीन मूवी स्वदेश। इसकी आज एक कल्ट फॉलोइंग है और जब ये मूवी आई थी तो ये फ्लॉप हो गई थी। डिस्पाइट दैट स्वदेश को अपना ड्यू जनता से इवेंचुअली मिल तो गया और जितनी ये मूवी आइकॉनिक है उतना ही शाहरुख खान ने अपना कैरेक्टर मोहन भार्गव को उतने ही आइकॉनिक तरीके से निभाया था। और ये है नंदन, गीता का छोटा भाई, हम सब इसे प्यार से चिक्कू कहते हैं। चिकू एक एनआरआई जो इंडिया वापस आता है सिर्फ एक पर्पस से कि अपनी दाई माँ को वापस अपने साथ अमेरिका ले जा सके। अंटिल इस जर्नी में गांव में मोहन को दिखता है कास्टिज्म, गरीबी और सबसे मेन इशू बिजली। बट क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी के जो लीड है उसका इंस्पिरेशन आया कहां से? आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टर चेयर पे बैठने से पहले एक्टर हुआ करते थे और 94 और 95 के बीच में जी टीवी पे एक शो आता था कॉल्ड लव स्टोरी, जिसमें 2 एपिसोड्स में आशुतोष ने एक कैरेक्टर प्ले किया था कॉल्ड मोहन भार्गव। इस एपिसोड की कहानी थी कि मोहन भार्गव इंडिया आया है और वो एक कैरावैन से गांव में जाता है जहां उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, वो कावेरी अम्मा को वापस अपने साथ ले जा सके, जिसका रोल लेट किशोरी भल्लाल ने ही प्ले किया था। जानते हो एक कौन है? ये मेरा मोहन है। हाँ, यही मेरा मोहन है। जानते हो ये कौन है? ये मेरा मोहन है, मोहन। अब इस कहानी में गीता एक स्कूल टीचर कावेरी अम्मा को जाने नहीं देती एंड इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चलता रहता है अंटिल मोहन का मन बदल जाता है प्यार में और वो वहीं रुक जाता है। अब आशुतोष गोवारिकर के पास जी टीवी की लव स्टोरी से स्वदेश का एक प्लॉट तो रेडी था, लेकिन पूरे मूवी का आइडिया क्लिक होने तब हुआ जब 2000s के वक्त उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा एक एनआरआई कपल के बारे में। ये आर्टिकल था महाराष्ट्र के एक गाँव बिल गाँव के बारे में, जहाँ आजादी के 55 साल बाद भी वहाँ बिजली नहीं आई थी। तो डॉक्टर रवि कुचिमांजी और उनकी वाइफ अरविंदात पिल्लाला मरी, एक एनआरआई कपल जो 1998 में अपने एनआरआई स्टेटस को छोड़ के इंडिया आए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। I was a graduate student at University of Maryland in 91 and I basically thought that it'll be good to have some kind of channels where the Indian community in the US could relate to the real India, rather than only relating to the Bollywood India or to the markets in India. But also to the rural India where about 70 or 60 to 70% of India lives. By the way, डॉक्टर रवि कुचिमनी पार्टिकल फिजिक्स में PhD है। अब 9 मीटर के एक वाटरफॉल की मदद से दोनों ने हाइड्रो पावर जनरेट किया, जिससे पूरे गांव में बिजली आने लगी, जिसके बाद बिलगांव में काफी डेवलपमेंट आया। Now, ironically, it was a Bollywood film called Swadish, right? That told your story, and in fact, it was based on a project in which you provided electricity to the tribal village of Bilgaon. The context of that project is that it's situated in the Narmada Valley. Now, so it is in that context that we thought it was a very good idea to set up an example of an alternate energy where electricity is generated based on village resources and can light up that village. And it tapped the energy of a waterfall. So there's about a 9 or 10 meter waterfall in that village. It's a beautiful waterfall. So we diverted part of that water that dropped these 10 meters and then turned a turbine which produced electricity. इसके बाद डॉक्टर रवि ने एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट AKA एड का फाउंडेशन रखा, जिसने कई रूरल एरियाज में ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट किया है। अभी खबर जैसे ही आशुतोष गोवारिकर ने पढ़ी, उन्हें ये आइडिया काफी फैसिनेटिंग सा लगा। एक एनआरआई जो देश में आता है और डेवलपमेंट करता है, और ये देखते हुए आशुतोष गोवारिकर ने अपने जी टीवी के शो लव स्टोरी का प्लॉट उठाया और डॉक्टर रवि की कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए स्वदेश में डेप्थ डाला। एंड वेल नो वंडर स्वदेश आज भी एवरग्रीन है और अपनी ग्राउंडेड कहानी की वजह से 20 साल बाद भी ये स्टोरी रिलेटेबल लगती है। सब एक गिलास पानी लो ना।
पानी 25 पैसे का एक गिलास, 25 पैसे का एक गिलास। 2007 में रिलीज हुई मणि रत्नम की डायरेक्टेड फिल्म गुरु, जो हर किसी ने देखा तो होगा, जहां अभिषेक बच्चन एज गुरुकांत देसाई ने अपना करियर का सबसे पीक परफॉर्मेंस दिया था। गुरुकांत देसाई, जहां कहानी थी एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की, जो अपने छोटे से धंधे को इतना बड़ा बना देता है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। लेकिन फिर मीडिया में रिवील होता है मेजर करप्शन के बारे में कि कैसे लाइसेंस का वॉल्यूशन किया जा रहा है, जो कि काफी एपिक ड्रामा आगे जाके रिवील होता है। इस मूवी की कहानी को देखते हुए काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये कहानी तो रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की कहानी लग रही है, जिसमें मणि रत्नम ने कभी क्लेम नहीं किया कि ये मूवी बायोपिक है, लेकिन हाँ ये एडमिट किया कि ये मूवी इंस्पायर्ड है काफी एंटरप्रेन्योर से, स्पेशली धीरूभाई अंबानी की लाइफ से। आई थिंक क्लेम तो किया है। जहां अगर तुम इस मूवी के पैरेलल्स को देखो तो फिल्म में गुरु टर्की में काम करता है एज अ सेल्समैन, और वहां पैसे कमाने के बाद गुरु देश वापस आता है, जहां वो अपना टेक्सटाइल का बिजनेस लॉन्च करता है और ब्रांड का नाम रखा जाता है शक्ति। वहीं पे रियल लाइफ में धीरूभाई अंबानी यमन में एक क्लर्क का काम करते थे और 1950s में वो वापस देश आ गए, जहां उन्होंने विमल नाम से एक टेक्सटाइल ब्रांड शुरू किया और आगे जाके देश में मॉडर्न पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से अफोर्डेबल फैब्रिक्स देश में आने लगे। इनफैक्ट धीरूभाई अंबानी को इक्विटी फंडिंग का पायनियर माना जाता है, जिन्होंने कई सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से रिलायंस फॉर्म हुआ, जो सेम रिजेम्बलेंस हमें अभिषेक बच्चन की फिल्म गुरु में देखने मिलती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फिल्म गुरु में हमें देखने मिलता है कि न्यूज़पेपर स्वतंत्र गुरु को एक्सपोज करता है उसके करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, कि कैसे गुरुकांत देसाई अपने पावर को यूज करके इंडस्ट्रियल लाइसेंस को मैनिपुलेट करता है और कैसे मीडिया कैंपेन्स रन किए जाते हैं ताकि गुरु अपने पे लगे एलिगेशंस को व्हाइट वॉश कर सके, और कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे भी खिलाता है गुरु अपने अंडर रखने के लिए। इवन स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का भी आरोप लगता है गुरु पे। वहीं सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर रामनाथ गोनिका ने धीरूभाई अंबानी को एक्सपोज करते हुए कैंपेन्स रन किए थे कि रिलायंस ने लाइसेंस मैनिपुलेशन से लेके स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कमिट किया है, और जैसे गुरु के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, वहीं धीरूभाई अंबानी का भी कहा जाता है कि कांग्रेस और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ काफी क्लोज रिलेशन थे। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट एस गुरुमूर्ति, जिनका कैरेक्टर आर माधवन ने प्ले किया मूवी में, उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश किए जिसने धीरूभाई अंबानी की इमेज पे काफी असर डाला था। ईडी से लेके सीबीआई ने तक रिलायंस को इन्वेस्टिगेट किया मल्टीपल टाइम, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया इस इन्वेस्टिगेशन का। वहीं जिस तरह मूवी में गुरुकांत देसाई को उसके इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो उनके साथ मीटिंग रखने के लिए पूरा एक स्टेडियम बुक कर लेते थे। सेम रिजेम्बलेंस में धीरूभाई अंबानी भी काफी बड़े स्टेडियम में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, और मूवी में गुरु को पैरालिसिस अटैक आता है स्ट्रेस की वजह से, जिसके वजह से वो पार्शली पैरालाइज हो जाते हैं। सिमिलरली धीरूभाई अंबानी भी 1986 में एक स्ट्रोक की वजह से पार्शली पैरालाइज हो गए थे। डिनाई इट और नॉट, Guru movie is an unofficial biopic of late Dhirubhai Ambani. 2010 की हिट फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हम सब ने देखा ही होगा। अगर नहीं भी देखा है तो अजय देवगन और इमरान हाशमी का ये लुक तो सबने देखा ही होगा, या फिर वेल इसके गाने तो जरूर सुने होंगे। है पीने का मौसम। अगर नहीं सुना है तो तुम 2007 के बाद पैदा हुए हो, आई डोंट ब्लेम यू। इस मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड सुल्तान मिर्जा, प्लेड बाय अजय देवगन, जो मुंबई के लाइसेंस राज के वक्त मुंबई के डॉक्स पे गोल्ड स्मगलिंग करता है, एंड इवेंचुअली सुल्तान डॉकयार्ड का किंग पिन बन जाता है, एंड इवेंचुअली मुंबई का वो डॉन भी बन जाता है, जिसका मेन काम है स्मगलिंग। लेकिन सुल्तान एक रॉबिन हुड की तरह सामने आता है, जो गरीबों की भी मदद करता है। ए अम्मा, तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर, उसे पढ़ा, मैं हूं ना। वायलेंस से सख्त नफरत करता है, इनफैक्ट ड्रग्स वगैरह भी नहीं लेता, और सुल्तान के कनेक्शंस बॉलीवुड सेलेब से लेके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं, अनटिल शोहेब प्लेड बाय इमरान हाशमी की एंट्री होती है, जिसके बाद सुल्तान का एम्पायर धीरे धीरे गिरने लगता है। अब ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि ये कहानी एक फिक्शन पे बेस्ड है, लेकिन इसके कई इवेंट्स और कई कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जहां सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है फ्रॉम हाजी मस्तान मिर्जा, जिन्हें लोग सुल्तान मिर्जा भी कहते थे। जैसे वो मूवी आपने देखी है अजय देवगन वाली वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें हाजी मस्तान दिखाया है। हाँ, अच्छे तरीके से दिखाया है। हम तो बचपन से जानते हैं। देखा है पास से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कैसे आपने ऑब्जर्व क्या किया?
हाजी मस्तान लोग के बारे में? नहीं बाप रे बाप, जब आते थे ना लोगों की भीड़, ये वो उनको, उनकी इतनी इज्जत होती थी। जिन्हें फर्स्ट सेलिब्रिटी डॉन माना जाता है। हाजी मस्तान 70s के वक्त मुंबई के डॉकयार्ड पे गोल्ड की स्मगलिंग करते थे और इवेंचुअली वो मुंबई के डॉन बन गए। और हाजी मस्तान अपने स्टाइल के लिए काफी फेमस थे। वो व्हाइट पहनते थे, बाल स्टाइलिश रखते थे, बड़े कामली बात करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे और उन्हें लोग रॉबिन हुड मानते थे क्योंकि वो गरीबों की बहुत ज्यादा ही मदद करते थे। इवन कहा जाता है कि दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी थी और उनके कई फिल्म्स को हाजी मस्तान ने फाइनेंस भी किया था। वहीं एक तरफ फिल्म वंस अपॉन अ टाइम में अजय देवगन का कैरेक्टर हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था, वहीं दूसरी तरफ शोएब का कैरेक्टर प्लेड बाय इमरान हाशमी का कैरेक्टर कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड है। जब फिल्म में सुल्तान और शोएब के बीच राइवलरी होती है, वैसे सिमिलरली हाजी मस्तान के दुश्मनों में दाऊद इब्राहिम का भी नाम आता है। एंड मूवी में जहां सुल्तान की डेथ को एक ट्रैजिक दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ हाजी मस्तान की मौत कार्डियक अरेस्ट से होती है। हाजी मस्तान के बॉलीवुड के साथ कनेक्शंस काफी डीप कहे जाते हैं, जिस पे बाय द वे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। और अगर तुम ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे बॉलीवुड एंड डॉन्स पे हमने और भी वीडियोस बनाई है, तुम उसे भी जाके जरूर देखो। 2009 की फिल्म 3 इडियट ने तो ऐसा तहलका मचाया पूरे देश में कि इस मूवी को हर किसी ने मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। जब मूवी के तीनों कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए, चाहे वो रैंचो हो या राजू रस्तोगी या फिर इवन फरहान, ये तीनों एक्टर्स लोगों को कन्विंस कर पाए कि हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इतने ही बड़े दिखते हैं, ऐसे बेबीज नहीं। टोटली बिलीवेबल। जब मूवी इंजीनियरिंग की काफी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिवील हमें देखने मिलता है कि रैंचो का असली नाम फुनसुक वांगडू है, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एंड इवन जापानीज आर लुकिंग फॉर हिम। फुनसुक वांगडू? अब ये कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट, 400 पैटेंट्स, द वर्ल्ड वांट्स इट। नहीं, मतलब तू चतुर का वांगडू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? आई थिंक ओपनहाइमर का बदला लेने के लिए। अब सब जानते हैं कि राजकुमार हिरानी है 3 इडियट्स के क्रिएशन के पीछे, पर काफी कम लोग जानते हैं इस फिल्म के राइटिंग के पीछे चेतन भगत भी है, जिनकी बुक 5 पॉइंट समवन से ये फिल्म को अडेप्ट किया गया है। चेतन भगत भी बाय द वे इंजीनियर थे। ये इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सारा काम क्यों कर लेते हैं? अब फिल्म के प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा और चेतन भगत दोनों ने ये बात एक्नॉलेज किया है कि फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर इंजीनियर, इन्वेंटर, एजुकेशन रिफॉर्मर एंड एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के लाइफ से हेवीली इंस्पायर्ड है, जहां ये लद्दाख बेस्ड है और वहां रहते हुए ये कई ऐसे इन्वेंशन किए जिसने लद्दाख को काफी हेल्प किया है, जैसे कि आइस टू पास, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो पानी की कमी के वक्त इरिगेशन में काम आता है क्योंकि लद्दाख ड्राई है। इनफैक्ट सोनम जी ने लद्दाख में एजुकेशन के लिए काफी काम किया है गवर्नमेंट के साथ, जहां इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल मेथड से वहां के कई फेल्ड स्टूडेंट्स को मदद किया है एजुकेशन पाने में, जहां उन्होंने SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट फॉर लद्दाख फाउंड किया 1988 में। और यहां से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एंड लर्निंग बाय डूइंग जैसे मेथड से बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया है। इनफैक्ट कहा जाता है कि इनके मेथड से क्लास 10th की पासिंग रेट जो पहले 5% होती थी वो अब 50% हो चुकी है। सोलर हीटेड बिल्डिंग से लेके ना जाने क्या क्या इन्होंने दिया है लद्दाख को। Sitting in my solar heated room with +20 inside and -15 outside. इसलिए इन्हें 2018 में रमोन मैग्सेसे अवार्ड तक मिला। इवन 3 इडियट्स फिल्म के एंड में जिस स्कूल में रैंचो एके फुनसुक वांगडू होता है, वो स्कूल भी सोनम वांगचुक का ही है, जिसका नाम है द्रुक पद्मा कारपो स्कूल, जिसे उन्होंने 1988 में फॉर्म किया था। और जिस सीन में चतुर दीवार के पीछे मूत्रा होता है वो भी इसी स्कूल का है, जो अब बाय द वे एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और जिस हिसाब से सोनम वांगचुक की लाइफ रही है, नो वंडर ये एक परफेक्ट इंसान बने आमिर खान के कैरेक्टर के इंस्पिरेशन के लिए। बट आई थिंक 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू से तो इनके कैरेक्टर को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है और ये खुद एक बायोपिक तो डिजर्व जरूर करते हैं। फुकरे सीरीज के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, जिसकी कहानी सिंपल है। 4 दोस्त है जो पैसे के पीछे पागल है, उनमें से 2 के पास सुपर पावर्स है, फीचरिंग पंकज त्रिपाठी। पुलिंग स्टिलिंग बोथ है स्ट्रगलिंग। डिस्पाइट दैट फुकरे मूवी सीरीज एक काफी फनी फ्रेंचाइजी बन के सामने आई, एक्सेप्ट इसका पार्ट 3 दैट वाज गार्बेज। डिस्पाइट दैट फुकरे ने एक काफी आइकॉनिक कैरेक्टर दिया हमें, रिचा चड्ढा एस भोली पंजाबन। और पूछिए तू एक ही पीस काफी है, तेरे जैसे और होली ना तो हो गया जन कल्याण। एक लेडी गैंगस्टर जो दिल्ली में पेडलिंग, किडनैपिंग, पिंपिंग, लोन शार्किंग,
एक्सटॉर्शन और ना जाने क्या क्या सारे इलीगल बिजनेस चलाती है। जहाँ ये सब डार्क है, वहीं रिचा चड्ढा के दिल्ली वाले टोन पे ये गुंडे वाला एटीट्यूड इस कैरेक्टर को काफी फनी बनाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, भोली पंजाबन एक रियल दिल्ली एनसीआर की लेडी गैंगस्टर सोनू पंजाबन पे बेस्ड है। गीता अरोड़ा एके सोनू पंजाबन एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कुछ गैंगस्टर लोगों के साथ पहचान हो गई। मेरा नाम सिर्फ गीता था, मैं सोनू मुझे बचपन में कहा जाता था। अब जेल में यहाँ पर ये कोई भी केस डालते हैं, आईटीबी केस में किस में बंद किया तो सोनू 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 पंजाबी हूँ मैं, तो पंजाबन लगा दिया साथ में मेरे। और सोनू की शादी एक दीपक नाम के गैंगस्टर से हुई, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वहीं फिर सोनू की शादी एक दूसरे गैंगस्टर हेमंत सोनू से हुई, जिसे भी पुलिस ने मार दिया। और कहा जाता है कि तीसरे हस्बैंड विनय सिंह के साथ भी यही हुआ। मेरे पास फोन आया कि मुठभेड़ में डॉक्टर साहब मारे गए। मेरा दिमाग उस टाइम खराब हुआ, मैंने सोचा कि वैसे ही मारा है क्या नहीं। जब मैं वहां पर गई तो पता चला कि भाई जान से ही मार दिया उसको। मैंने पूछा पुलिस में क्यों मारा, कहता बस मार दिया। जहाँ कहते हैं कि सोनू पहले प्रोस्टिट्यूशन में थी, उसके बाद सोनू ने शुरू किया एक हाई प्रोफाइल सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क, जहाँ गरीब लड़कियां नेपाल या फिर बांग्लादेश से उठाई जाती थी या स्मगल की जाती थी। और सोनू इन्हें या तो ड्रग्स देके या फिर ब्लैकमेल करके या फिर जान से मारने की धमकी देके इन्हें इस फील्ड में लेके आती थी। और सोनू के काफी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स भी थे, जो ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियंस तक थे, और सोनू इन्हें तक ब्लैकमेल करती थी। मंत्री जी भी आज मूड में हैं, फार्म हाउस पे भेज देता हूँ। मंत्री का मूड है ना, तो उसे क्या आज रात खुद से मालिश करा ले, तेल मैं भेज दूंगी, पहले पेमेंट फिर एंजॉयमेंट। जहाँ ये 2007 में पहली बार अरेस्ट हुई, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से ये बच गए। फिर ये 2008 में फिर से अरेस्ट हुई मकोका एक्ट के अंडर। उसके बाद फिर मेरे पे मकोका वगैरह लगा दिया कि भाई गवाही ना दे सकूं मैं। पर ये बेल पे बाहर हो गई और पुलिस ने बहुत कोशिश की सोनू को अरेस्ट करने की, अंटिल 2017 में एक माइनर लड़की सामने आई, जिसने बताया कैसे सोनू ने उन्हें कितना अब्यूज किया है। और उसके बाद सोनू पे 2020 में पॉस्को एक्ट लगा के इसे 24 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। Sonu Panjaban alias Geeta Arora has been handed a 24-year jail term for trafficking a minor in 2014. अब सोनू तिहाड़ जेल में, और जब रिचा को ये ऑफर हुआ तब सोनू के बारे में सिर्फ रूमर्स थे, पर सबको पता नहीं था कि सोनू के क्राइम्स कितने ज्यादा ही डार्क है। 2013 में इस मूवी के प्रमोशन के वक्त रिचा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सोनू के बारे में सुना था और सोनू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था, उसके जो ट्रेड्स थे, उसे यूज करके भोली पंजाबन को बनाया गया। और रिचा के परफॉर्मेंस की वजह से ये कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया। तो ये थे वो कुछ बॉलीवुड कैरेक्टर्स जो रियल लाइफ लोगों पे बेस्ड है। ऐसे और कौन से कैरेक्टर्स जिनके बारे में तुम जानते हो, वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बॉलीवुड एंड डॉन पे हमने एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई है, तुम उसे भी जाके जरूर देख सकते हो। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। तुम YBB फिल्मी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।